नमस्ते, वेलकम। आज हम चर्चा करेंगे न्यूटन्स लॉज मोशन की। ये टॉपिक 9th और 11th क्लास के फिजिक्स का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए चर्चा करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हमें समझने होंगे दो टर्म। पहला टर्म है मोशन और दूसरा है रेस्ट। तो मोशन क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यदि कोई बॉडी समय के साथ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम कहते हैं कि मोशन में है। आप दो डायग्राम देख सकते हैं। एक आपको डायग्राम ऊपर नजर आ रहा है। ऊपर डायग्राम में टाइम t बराबर 0 पर बॉडी की पोजीशन है कुछ हो और टाइम t बराबर 5 सेकेंड पे बॉडी की पोजीशन है कुछ और। इसका मतलब है समय के साथ टाइम के रेस्पेक्ट में बॉडी ने सराउंडिंग के साथ अपनी पोजीशन चेंज की है, तो ये बॉडी मोशन में है, ये सर्कुलर बॉडी मोशन में है। दूसरा है रेस्ट। ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यदि कोई बॉडी समय के साथ सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन नहीं बदलती है तो उसे बोलते हैं बॉडी इन रेस्ट। जैसे आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, तो आपकी पोजीशन किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में नहीं बदल रही है। तो आप देख सकते हैं नीचे वाले डायग्राम में टाइम t बराबर 0 पर और टाइम t बराबर 5 सेकेंड पे बॉडी की पोजीशन सेम है, मतलब सराउंडिंग के साथ इसकी पोजीशन नहीं बदल रही है टाइम चेंज होने पर भी। तो सेकेंड बॉडी इज इन रेस्ट। अब हमारे सामने आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है, जरा सुनते हैं और समझते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ ए बॉडी is in rest or uniform motion, then it has a tendency to remain in rest or uniform motion until or unless an external force is applied on it. This tendency is known as inertia. This law is also known as law of inertia. There are two types of inertia: inertia of rest, inertia of motion. यदि कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो उसी स्थिति में रहने की टेंडेंसी रखती है। मतलब रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है और मोशन वाली बॉडी मोशन में रहना चाहती है। कब रहना चाहती है? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक। उदाहरण से समझते हैं, आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, बस चल रही है, अचानक से ब्रेक लगते हैं तो आपकी बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, तो आपको आगे की ओर झटका लगता है, आपका सिर आगे टकराता है। इसका मतलब हुआ कि आपका सिर मोशन में रहना चाहता है। चूँकि आपका जो नीचे वाला सिरा है, टांगे हैं, वो सीट के साथ संपर्क में है तो वो तो रुक जाते हैं। कई बार आप अपनी पोजीशन से स्लाइड भी कर जाते हैं। तो ये क्या हुआ? क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में नहीं थी और बस अचानक से ब्रेक लगी, वो रेस्ट में आई तो आपकी बॉडी मोशन में रहना चाहती थी। दूसरा, आपने देखा होगा कि आप कभी बस से या चलती गाड़ी से उतरते हैं तो बस वाला रोकता है या तो हल्की धीमी कर देता है, तो उस समय अगर आप सीधे कूदेंगे तो आपको चोट लग जाएगी। तो आप करते क्या, उतरते ही बस के साथ साथ थोड़ा दौड़ने लगते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, तो धीमे धीमे वो रेस्ट में आएगी। ऐसे ही कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, जैसे आप अचानक से बस में बैठे हुए हैं फिर से और बस अचानक से चल दे तो आप पीछे की तरफ झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है। और इस टेंडेंसी को, जिसके कारण कोई भी बॉडी ऐसा करती है, इस टेंडेंसी को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। दो तरह की इनर्शिया है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में और रेस्ट में ही रहना चाहती है तो हम बोलते हैं उसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरे इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है। आपने किसी बॉल पे किक मारी तो आप देखते हैं बॉल मोशन में रहेगी लेकिन उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। कौन सा कर रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण क्या है, धीरे धीरे वो रेस्ट में आती है। लेकिन अगर फ्रिक्शन ना हो, स्मूथ सरफेस हो, कांच वाली जैसी सरफेस हो, तो उस पर ज़्यादा देर तक जाएगी। कांच की सरफेस भी एकदम परफेक्टली स्मूथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर भी कुछ न कुछ इरेगुलरिटीज रहती है, तो बहुत देर में जाके रुकेगी वो। तो कुल मिलाकर के किसी गेंद को जो रोकने वाला फैक्टर होता है वो क्या मौजूद है? फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फोर्स लगता है तभी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट में आती है या रेस्ट से मोशन में जाती है, अन्यथा वो अपनी पोजीशन का विरोध करती है। अब अगला टर्म आ रहा है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए मूविंग बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो उस बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं मोमेंटम। इट इज टर्म्ड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन विच ए मूविंग बॉडी पजेस। किसी मूविंग बॉडी के अंदर टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है वो हमें मोमेंटम से पता चलती है। अगर किसी का मास ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो उसके अंदर टोटल मोशन ज़्यादा होगी। इट इज डिनोटेड बाई पी। इसे पी से नोट करते हैं। मैथमेटिकली पी इज इक्वल टू है एम इंटू वी, वेयर एम इज मास ऑफ मूविंग बॉडी, वी इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी।
SI यूनिट मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। क्यों होगी भाई? क्योंकि मास की यूनिट क्या है केजी और वेलोसिटी की क्या है मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगी मोमेंटम की यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। नीचे आप देख सकते हैं P बराबर है एम इंटू बी। पी है मोमेंटम और एम है मास एंड वी है वेलोसिटी। मोमेंटम की क्या आवश्यकता है ये हमें समझ में आएगा अगली स्लाइड में। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force acting and this change takes place in the direction of force। किसी बॉडी की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होती है वो लगाए गए फोर्स के, जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होती है, और हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है उस डायरेक्शन में ये चेंज होता है। मैथमेटिकली आप देख सकते हैं एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी और एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी। पहला एक्सप्रेशन 9th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि 9th वाले बच्चे डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा होता है उन्होंने। दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो 11th वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन पढ़ा होता है उन्होंने। तो आगे पहुंचते हैं हम। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आपको पता होगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पर क्या आ जाता है, ये कांस्टेंट आ जाता है। तो वो कांस्टेंट आ गया के हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। अब है डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज कितना होगा? एम इंटू बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहाँ वी है फाइनल वेलोसिटी और यू है इनिशियल वेलोसिटी। तो एम इंटू वी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एम इंटू यू अपॉन टाइम। कितना टाइम लिया गया? टाइम टी। तो आप देखेंगे अगर हम इसमें से पूरे इस एक्सप्रेशन से आप देख पा रहे हैं कि क्या कॉमन है इसके अंदर। इसमें कॉमन है एम न्यूमरेटर में, तो एम हमने कॉमन ले लिया तो आपको मिल गया वी माइनस यू। वी है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वी माइनस वी अपॉन टाइम। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन। इसके लिए आप हमारा लीनियर मोशन वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये है एक्सेलरेशन, आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। ये आ गया एक्सेलरेशन, तो हम इसको लिख पाएंगे एफ इक्वल टू के एम ए। लेकिन मैथमेटिकली ये न्यूटन के द्वारा पाया गया कि इस के की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो इसलिए एफ बराबर है एम इंटू ए। फोर्स बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये याद होना चाहिए 9th क्लास के बच्चों को, 11th क्लास के बच्चों को, कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। Newton's third law of motion, it states that to every action there is always an equal and opposite reaction। ये लॉ ऑफ कर्मा भी है कि आप जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। ये फिजिक्स में ये अप्लाई हो रहा है कि अगर आप कोई फोर्स लगाते हैं तो उसके रिएक्शन में भी एक फोर्स एक्ट करता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक्शन मीन्स ए फोर्स विच फर्स्ट बॉडी एक्सर्ट्स ऑन सेकंड बॉडी एंड रिएक्शन इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी। एक्शन का मतलब आपने फोर्स लगाया दीवार पे, तो दीवार भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी। दिस लॉ देयरफॉर स्टेट्स दैट फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। इसका मतलब हुआ कि अगर उसके विपरीत एक रिएक्शन होगा, उसके अपोजिट एक रिएक्शन होगा, तो फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। वेयर ईच पेयर हैज़ 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होंगे। कई बार कुछ लोग ये बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि हम एक टेबल को स्लाइड कर रहे हैं, अगर हम जितना फोर्स टेबल पर लगा रहे हैं टेबल उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लगा रही है, तो टेबल स्लाइड कैसे हो रही है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने टेबल पर फोर्स लगाया, टेबल ने आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाया, लेकिन आपके द्वारा लगाया गया फोर्स नीचे टेबल जो कॉन्टैक्ट में है किसके? इसके ज़मीन के। तो टेबल के पैरों के बीच में और ज़मीन के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है आप उसको एक्सीड करेंगे। अगर आप उसको एक्सीड करेंगे तो टेबल क्या होगी? मूव करना चालू कर देगी, लेकिन टेबल उतना ही फोर्स आपके ऊपर लगा रही है जितना आप उस पर लगा रहे हैं। बात को समझ पा रहे हैं? तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जिंदगी में कोई भी, ये लॉ ऑफ कर्मा भी है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, आप खराब कार्य करते हैं तो आपको खराब उसका परिणाम मिलेगा। इसके एग्जाम्पल है स्विमिंग। एक जब तैराक तैरता है तो अपनी बॉडी से पानी को पीछे धक्का देता है, तो पानी उसको आगे धक्का देता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिकॉइल ऑफ गन, जब गन से फायर किया जाता है तो जो गन जो चलाता है उसको पीछे क्यों झटका लगता है? क्योंकि जो बुलेट आगे की ओर जाती है तो फोर्स आगे की ओर जाता है, उसके एक रिएक्शन में विपरीत फोर्स लगता है, अपोजिट फोर्स लगता है। उससे जिसने भी गन से फायर किया उसको झटका महसूस होता है पीछे की ओर। जेट प्रपल्सन में क्या होता है? जेट जो भेजे जाते हैं उनमें पीछे इस जो धुआं निकलता है उस जेट के कारण एक जो रिएक्टिव फोर्स उस जेट के ऊपर लगता है, वो जेट का क्या है? प्रपल्सन हो जाता है, ऊपर की ओर चले जाते हैं। जो रॉकेट वगैरह है ना, रॉकेट वगैरह का जब हम प्रपल्सन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि वो एक्शन के कारण, एक्शन किसका हो रहा है? वहाँ पे एक्शन हो रहा है जो उसकी गैसेस बर्न हो रही हैं उसके अंदर, वो जब बाहर आती हैं एक्शन के कारण, उनके अपोजिट एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन से रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता चला जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी है
आपको क्यूबर्ड शेप की बॉडी नज़र आ रही है, और वो एक किसके ऊपर रखी हुई है, एक टेबल के ऊपर रखी हुई है, एक सरफेस के ऊपर रखी हुई है। तो इस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इस बॉडी पर जो नीचे वाली सरफेस है, सरफेस का रिएक्शन अपवर्ड एक्ट कर रही है। चूंकि ये रिएक्शन और एक्शन दोनों बराबर हैं, इसलिए बॉडी रेस्ट में है। अगर बराबर नहीं होते तो बॉडी रेस्ट में नहीं होती, इसलिए बॉडी बराबर है। जितना यहाँ पे वेट नीचे एक्ट कर रहा है, उतना ही रिएक्शन ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये बॉडी रेस्ट में नजर आ रही है। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. Jai Hind, Jai Bharat.